अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है प्रेशर और टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या है, यानी उर्दू में कहते हैं दबाव, इंग्लिश में प्रेशर, और वैसे आम तौर पर हम इसको उर्दू में भी प्रेशर ही लिखते हैं। ठीक है जी। तो प्रेशर क्या है, ये हमने आज हमारा टॉपिक है। और प्रेशर की अक़साम कितनी हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर, ये और इससे मुताल्लिक जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो ओके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रेशर को हम डिफ़ाइन करेंगे कि जी इकाई रकबा पर लगने वाली बैरूनी क़ुव्वत प्रेशर कहलाती है। ठीक है। प्रेशर को पी से ज़ाहिर करते हैं, लिखे नहीं, आप पहले समझ लें। प्रेशर को पी से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में प्रेशर की इकाई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, और इसके अलावा भी इसके यूनिट्स और भी होते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ प्रेशर की। मार्कर देना ज़रा। लिखना चाहता हूँ प्रेशर क्या होता है। जी प्रेशर, इसकी तारीफ़ हम ये करते हैं, इकाई रकबा पर लगने वाली बैरूनी क़ुव्वत प्रेशर कहलाती है। याद रखें, प्रेशर को कैपिटल पी यानी बड़े पी से ज़ाहिर करते हैं, पी से ज़ाहिर करते हैं। ओके। पर यूनिट एरिया, इकाई रकबा पर लगने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है, पी से ज़ाहिर करते हैं। एसआई सिस्टम में इकाई यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। ऐसे सिस्टम में इकाई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। ओके। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली फार्मूला क्या है, प्रेशर यानी P इज़ इक्वल टू F/A। P इज़ इक्वल टू F/A। यहाँ P से क्या मुराद है जी, P स्टैंड फॉर प्रेशर। P जो है वो प्रेशर को शो करता है। और यहाँ F से क्या मुराद है, फोर्स है, F फोर्स। और A से क्या मुराद है, A इज़ इक्वल टू एरिया। ओके। यानी कोई भी चीज़ गैस हो सकती है, हाँ जी, आपका कोई लिक्विड हो सकता है, वो जितनी फोर्स एरिया पे लगा रहा है, एरिया मतलब वो जगह है जहाँ जाकर उसकी फोर्स पड़ रही है। सही। तो पर यूनिट एरिया यानी एक स्क्वायर मीटर के अंदर जो फोर्स लग रही है आपकी, उसे प्रेशर कहेंगे। तो इसी तरह ऐसे सिस्टम में इसकी इकाई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर में होगा तो न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर। इसके अलावा भी इसकी यूनिट्स हो सकते हैं प्रेशर के, यानी इसके अलावा भी हम इसकी यूनिट्स बता सकते हैं। जी प्रेशर की
मंदरजा झैल इकाइयाँ हो सकती हैं और भी मंदरजा झैल इकाइयाँ यानी यूनिट्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है यूनिट ऑफ फोर्स पर और यूनिट ऑफ एरिया पर। ठीक है, अगर फोर्स न्यूटन में है यानी ऐसे सिस्टम है तो एरिया मीटर में है तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पहला यूनिट आपने ये बता दिया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये एक यूनिट है। इसी तरह अगर फोर्स न्यूटन में है और एरिया सेंटीमीटर में है तो न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। इसी तरह अगर फोर्स न्यूटन में है और एरिया मिलीमीटर में है तो इसका यूनिट ये भी हो सकता है, न्यूटन ओवर स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, तो इसी तरह इसका यूनिट, दूसरा यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी को हम Hg लिखते हैं, ये भी इसका यूनिट है प्रेशर का, मिलीमीटर ऑफ Hg, मरकरी। Hg क्या है? मरकरी। इसको क्या पढ़ेंगे? मिलीमीटर ऑफ Hg का मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये इसका यूनिट है प्रेशर का। इसी तरह इसका यूनिट मिलीमीटर ऑफ वाटर भी हो सकता है, मिलीमीटर ऑफ वाटर, ये इसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। ओके, इसी तरह इसका यूनिट बार भी हो सकता है, बार, BAR, बार, ये भी इसका यूनिट है। इसका यूनिट नंबर 5 पे टॉर, TORR, ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर है। कहीं लिखा हो कि प्रेशर इज इक्वल टू 5 टॉर, आप समझ जाए ये प्रेशर है। ओके, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ वाटर, बार, टॉर, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। इसका यूनिट पास्कल भी हो सकता है, PA, कहीं लिखा हो पास्कल, PA का मतलब पास्कल हो सकता है। इसका यूनिट कामा लगाकर किलो पास्कल भी हो सकता है, किलो पास्कल, कामा लगाकर इसका यूनिट मेगा पास्कल भी हो सकता है, MPa, मेगा पास्कल। गीगा पास्कल भी हो सकता है, बड़ा यूनिट है उससे। ओके, तो ये सारे के सारे जो हैं ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर हैं। प्रेशर को इनमें हम मेजर कर सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा हाँ, अगर फोर्स आपकी डाइन में चली जाए, सीरियस सिस्टम में अगर हम आ रहे हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन, क्या होता है? और सीरियस सिस्टम एरिया का यूनिट सेंटीमीटर, तो डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी इसका यूनिट हो सकता है। इसी तरह FPS सिस्टम में क्या होगा? FPS सिस्टम में फोर्स पाउंड में, तो इसका मतलब है इसका यूनिट पाउंड, फोर्स पाउंड में, एरिया जी पाउंड पर स्क्वायर इंच, इंच में, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच, इंच स्क्वायर, फुट स्क्वायर, फुट भी हो सकता है, अगर फुटू में है तो फुट स्क्वायर, इंच में है तो इंच स्क्वायर। ठीक है, मकसद ये है कि यूनिट ऑफ प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ फोर्स एंड द यूनिट ऑफ एरिया। अगर यूनिट ऑफ फोर्स कोई और है तो आपका प्रेशर का यूनिट भी तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही सिस्टम में न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। जी, अगला सवाल पैदा हो जाएगा कि सर हमारे पास तो ऐसे सिस्टम में न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, आपने हमें बार भी बताया है, आपने हमें टॉर भी बताया है, आपने हमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी बताया है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इट मीन्स कि इनकी कन्वर्जन आपको पता हो। ओके, यानी आपको पता हो कि एक बार में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं।
अब इन सारी की कन्वर्जन आपस में, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, क्योंकि हमने ऐसे सिस्टम में तब्दील करना है, हर यूनिट को ऐसे सिस्टम में तब्दील करना है। तो सो वी नो दैट 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के होता है। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 133.3 स्क्वायर मिलीमीटर। जी आप उधर बैठे हुए नज़र आ रहे? ओके। तो इसी तरह ये भी सवाल पैदा होगा कि 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, तो 100 बताना पड़ेगा। अगले स्टेप में बताता हूँ, देखें 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर, पानी, इसमें 9.81 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं। वैसे 9.8 किलो न्यूटन होते हैं, तो किलो ख़त्म किया 10 की ताकत 3, तो 9.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10 की ताकत 3 न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर। तो इसी तरह पूछेगा बार कितने के बराबर है, सो बताना पड़ेगा 1 बार इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ 1 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी एक बार में 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं। ओके जी। इसी तरह टॉर बताना पड़ेगा, ये कितने के बराबर है। तो ये मैं साथ आपके सामने लिखता हूँ, TORR टॉर। याद रखें ये बराबर होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, किसके बराबर होता है जी, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब चौंके 1 मिलीमीटर ऑफ Hg किसके बराबर है, 133.3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो सो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। इसी तरह आपको पता हो कि पास्कल किसके बराबर है, ये आप मशीन डिज़ाइन में भी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू जी 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी पास्कल को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं। ओके। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू पास्कल। किलो पास्कल कहीं लिखा हो 1 किलो पास्कल हमारे पास प्रेशर है जी, बताएं ऐसे सिस्टम में कितना होगा। तो 1 किलो किलो ख़त्म कर दें, किलो की वैल्यू 10 की ताकत 3 है, तो 10⁻³ पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो 10 की ताकत 3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। हाँ, मिक्सअप नहीं करना। मशीन डिज़ाइन में आप छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर। आपकी कोशिश होती है अगर मीटर में दिया है तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में। क्यों? डिज़ाइनिंग में छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइनिंग है वो, बड़ा यूनिट इस्तेमाल नहीं करते। मीटर नहीं इस्तेमाल, मीटर तो बड़ी चीज़ है और मिलीमीटर छोटा है। तो डिज़ाइनिंग का मकसद ये है, जिन मशीन डिज़ाइन में क्या करते हैं, मिलीमीटर मिलीमीटर हर जगह पे, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। एरिया मीटर में दिया था उसको मिलीमीटर में तब्दील किया, लेंथ दी थी 1.5 मीटर, उसको मिलीमीटर में तब्दील की। डिज़ाइनिंग में मिलीमीटर में चलते हैं, छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और प्रैक्टिकली तौर पर यानी ये डिज़ाइन होकर चीज़ चल रही है, अब बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार। हाँ जी, पता हो कि बार कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है। सो किलो पास्कल, मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। तो मेगा का मतलब 1 ज़रब 10⁻⁶, मेगा का मतलब 10⁶ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। समझ गए? तो इसी तरह डाइन, अगर उसने दे दिया यूनिट कि 550 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर,
आप डाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ऐसे सिस्टम में आएंगे। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि डाइन को न्यूटन में करना आपको आना चाहिए। आपको पता हो कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की ताकत 5 डाइन। जी, अब डाइन तो आप तब्दील कर लिया, लेकिन नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू, जी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पता हो। समझ गए? हाँ, इसी तरह पाउंड में उसने दे दी है, फोर्स पाउंड में दी हुई है। अब क्या करें, प्रेशर निकालना है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। पता हो 1 पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं। जी यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, इस जगह पे लिख रहा हूँ। यानी आपको पता हो कि 1 पाउंड इज इक्वल टू, पिछली दफ़ा भी बताया था फोर्स के यूनिट में, हाँ 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन, पता हो। फुट आ गया है, अब इंच आ गया है। आपको पता हो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, पता हो। आपको ऑलरेडी मालूम है 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। जी, आपको पता हो 1 इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। और समझ रहे हो, ये इशारे लगाए हुए मैंने, 25.4, 2.54। पता हो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, जी 0.0254 मीटर। ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हों, समझे। आपको पता हो 1 फुट में, अगर कहीं फुट में दिया हुआ है, आपको पता हो 1 फुट में हाँ कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगर वो फुट में है, इंचों में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसकी मदद से, ठीक है। हाँ, इसी तरह मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, याद हो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर होते हैं। पता हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये बड़ी आसान बातें हैं, कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, कन्वर्जन करनी है आपने यूनिट्स की आपस में। तो 101 किलोमीटर में 1000 मीटर, बताओ। हाँ, यानी लंबाई के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी आपस में कन्वर्जन आपको पता हो। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को माइक्रो मिलीमीटर में, उससे नीचे ऊपर किलोमीटर में। इसी तरह फोर्स के यूनिट है, न्यूटन है, डाइन है, पाउंड है, पता हो। डाइन का मैंने वहाँ लिख दिया, 1 न्यूटन इज इक्वल 10.9। पाउंड का लिख दिया 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। आपस में कन्वर्जन, ओके। हाँ, इंतहाई ज़रूरी है। पता हो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, 133.3। 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, 9.81 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। हाँ, एक बार में 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। टॉर किसके बराबर है, टॉर, TOR टॉर। ये अक्सर अभी ये बच्चे हमारे यहाँ इस किताबों में नहीं लिखा हुआ, तो इंग्लिश राइटर है उनमें लिखा हुआ है। तो इम्तिहान में कभी कभी वो लिखता है प्रेशर इज इक्वल टू 50 टॉर। अब बच्चा कहता है ये कहाँ, ये क्या चीज़ है, तो टॉर का पता नहीं होता। तो समझ जाएं ये यूनिट ऑफ प्रेशर है, और ये किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg के। और 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो आप देख रहे हैं मैंने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर, यानी मैंने सबको क्या किया यहाँ तक आकर, यानी ऐसे सिस्टम में कन्वर्जन बताई है। आगे आकर मैंने फिर बताया है कि मेगा पास्कल है, हाँ न्यूटन है, डाइन में कैसे करेंगे, डाइन को न्यूटन में कैसे करेंगे। बहरहाल यानी इकाई रकबा पर लगने वाली क़ुव्वत, बैरूनी क़ुव्वत प्रेशर कहलाती है। प्रेशर को P से ज़ाहिर करते हैं। SI सिस्टम में न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। मैथमेटिकली फार्मूला P इज इक्वल टू F/A। P प्रेशर, F फोर्स और A एरिया लिखेंगे ये सारी बात। इसके अलावा भी यूनिट्स हो सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, मिलीमीटर ऑफ वाटर, हाँ जी बार, टॉर,
पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI लिखा होता है। अक्सर प्रेशर गेजें होती हैं उस पर लिखा होता है PSI। तो क्या मतलब है उसका? पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI। हाँ, इसको शॉर्टकट लिखते हैं, ये PSI इसको लिखा होता है अक्सर, PSI ऐसे लिखा होता है। तो प्रेशर गेज मिलती है उसके ऊपर लिखा होता है PSI। तो हम समझ जाएं कि प्रेशर यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, इनकी आपस में कन्वर्जन। ओके, इसको लिख लें। तो इसका यूनिट जो है, एक यूनिट इसका हेक्टोबार भी हो सकता है। हेक्टोबार क्या? हाँ, तो याद रख लें हेक्टोबार का क्या मतलब है। यानी वहाँ लिखा होगा H, यानी 1 हेक्टोबार, H लिखा होगा, फिर BAR बार। तो हेक्टोबार यानी H ख़त्म करेंगे, हेक्टो का मतलब 10 टू रेज़ पावर 7, 10 की ताकत 7, और बार फिर बार लिख देंगे 7। समझ लगी? हाँ, 1 हेक्टोबार में हेक्टो का मतलब क्या है? 10 की ताकत 7, ठीक है। तो वो लगा देंगे, बार में आ जाएगा। फिर बार को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में 10 तक 5। समझ गए? अभी एक मिसाल देते हैं, आपको समझाते हैं। वो कहता है मिसाल के तौर पर, कहता है प्रेशर जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, मिलीमीटर ऑफ Hg है, ये प्रेशर है। इसको किस में तब्दील करें? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तब्दील करें। मिसाल दी मैंने एक आपको, समझ लगी? ये उसने प्रेशर दिया 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में करें, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे? गिवन लिख लें मिसाल के तौर पर, प्रेशर P इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये प्रेशर आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसी प्रेशर को कन्वर्ट करना है, किस में तब्दील करना है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। ये आपको रिक्वायर्ड है। तो सॉल्यूशन में देखें, बहुत ही आसान, वी नो दैट जी। अभी मैंने आपको बताया है, वहाँ वो सामने लिखा हुआ है क्या? 1 मिलीमीटर ऑफ Hg जी, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg बराबर होता है 133.3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। तो 760 कितने के होंगे? तो 760 से ज़रब कर दें, इधर भी और उधर भी। 760 ज़रब 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, इधर से भी 760, मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब 133.3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। जी ज़रब करके बताएं जी। तो ये बन जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू जी 101,308, ये बता रहा है 101,308 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। समझ गए? अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह और मिसाल वो आपको दे सकता है कि ये मैं रिमूव कर देता हूँ। यानी वो कह सकता है कि 700, मिसाल के तौर पर वो कहता है 760 मिलीमीटर ऑफ वाटर हैं, H2O है, इसको तब्दील करें न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तब्दील करें। ये क्वेश्चन हो सकता है, 760 मिलीमीटर ऑफ वाटर को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तब्दील करें, तो कोई इशू नहीं है। गिवन जी प्रेशर P इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ H2O ऑफ वाटर,
ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है प्रेशर को? कन्वर्ट करें न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इतनी बात याद हो कि जी वी नो दैट 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू 9.81 ज़रब 10 की ताकत 3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो वो 760 का पूछ रहा है, कोई मसला नहीं, ज़रब कर दें 760, इधर ज़रब कर दें 760 ज़रब 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर, ये एज इट इज चलता रहेगा जी, इज इक्वल टू, इधर भी कर दें 760 ज़रब 9.81 ज़रब 1000, 10 जगह 3 से क्या मुराद है? 1000, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब ये ज़रब होकर क्या बन जाएगा? 760 मिलीमीटर ऑफ वाटर, मिलीमीटर ऑफ H2O इज इक्वल टू, ज़रब कर देंगे 760 जी, क्या आंसर है जी? 7455 इशारिया 6। बहरहाल ये कैलकुलेशन तो आपने करनी है, जो भी आंसर आता है वो आप लिख सकते हैं। ओके, इसको लिख लें। तो मल्टीप्लाई है, यानी इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 760 ज़रब 9.81 ज़रब 10⁻3, तो इन दो को ज़रब करेंगे, ये आंसर आ गया। लेकिन साथ में 10⁻3 है, वो भी साथ लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसको लिख लें जी। इसके बाद जो है, अच्छा जी, वो आपसे ये कह सकता है कि 250 बार प्रेशर है, 250 बार, इसको तब्दील करें किस में? न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर में। ये मैं मुख्तसर छोटे छोटे सवाल दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी कन्वर्जन हर लिहाज से कंप्लीट हो। मेरी बात समझ रहे हो जी? तो इसका मतलब क्या हुआ? गिवन में आप लिखेंगे प्रेशर P इज इक्वल टू 250 बार, 250 बार जी। फिर आप लिखेंगे प्रेशर को हमने किस में फाइंड करना है? न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर में। तो कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझे ज़रा सॉल्यूशन। लेकिन ब्रेक ज़रूर लगेगी आपकी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बार में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे? अदरवाइज क्या लिखेंगे? यू नो दैट। आगे नीचे खाली सवाल या निशान छोड़ देना है, आप खुद ही कर लो। तो वी नो दैट जब लिखेंगे फिर आपको लिखना पड़ेगा कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एक बार में। 250 में कितने होंगे? ज़रब कर दें 250 के साथ, 250 ज़रब 1 बार इज इक्वल टू, इधर भी 250 से ज़रब कर दें, 250 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये 250 ज़रब 1 करेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 बार इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दें आप बस, 250 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर है। ओके, 250 बार को कन्वर्ट कर लिया। साथ ही एक और समझें, जी वो कहता है हमारे पास प्रेशर जो है वो 250 मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तब्दील करें तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिखेंगे। गिवन में प्रेशर यानी P इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल,
और हमने किस में कन्वर्ट करना है, P इज इक्वल टू न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर। तो कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 टू रेज़ पावर 6। मेगा का मतलब 6, पास्कल किसके बराबर है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। तो 1 मेगा पास्कल में 10 की जगह 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हैं। 250 में कितने होंगे, 250 मल्टीप्लाई कर दें, 250 ज़रब 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, इधर भी ज़रब कर दें, 250 ज़रब 10 टू रेज़ पावर 6 जी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो 250 ज़रब 1 करेंगे, क्या जवाब आएगा, 250 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, वही जवाब लिख देंगे, 250 ज़रब 10 की ताकत 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए। तो बहरहाल मेरा मकसद कहने का ये है कि आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप खुद कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, बाद में लिख लेना। अभी मैं ये मिटाता हूँ, ये देखो एक सवाल और दिखाता हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल अभी देने जा रहा हूँ। वो आपसे कहता है कि 250 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में प्रेशर की इकाई क्या होती है, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वो कहता है इसको तब्दील करें, को न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर में तब्दील करें। तो वहाँ हमारे बच्चे, हाँ जी, वो बैठे होते हैं, वे क्या करें, कैसे करें जी, हमने तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पढ़ा हुआ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें ज़रा, तवज्जो मेरी तरफ रहे। पावर यानी प्रेशर P इज इक्वल टू 250, इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे इंशाल्लाह कि आप भूलेंगे नहीं कभी। अब देखो 250 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सवालिया निशान लगाकर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। सॉल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले गिवन लिख लें जो आपके पास है, P प्रेशर इज इक्वल टू 250 डाइन ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, इधर लिख रहा हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, कौन बताएगा भाई, 10 की ताकत 5 डाइन के बराबर होता है। चूँकि हम डाइन से न्यूटन में जाना चाहते हैं, डाइन से इसलिए हमें पता हो कि 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं। तो अब हमें डाइन चाहिए, डाइन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ डाइन रख लें। देखो डाइन यहाँ पे रहना चाहिए, DYNE डाइन एज इट इज लिख दिया। अब 10⁻5 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 1/10 की ताकत 5 न्यूटन। ये मैंने डाइन की वैल्यू निकाल ली है। क्या मतलब ये कि प्रेशर P इज इक्वल टू 250 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ डाइन लिखा हुआ है, ये डाइन लिखा हुआ है ना, तो ये किसके बराबर हो गया है, हाँ 1/10 टू रेज़ पावर 5 न्यूटन के। ये मैंने इसकी जगह ये लिख दिया है, समझ गए, बटे में लिखें ओवर जी। अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसको आप यूँ लिख लें, यानी सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर को आप अलग अलग कर लें, आसान मेथड है। ओके तो ये बन जाएगा, यानी P इज इक्वल टू, आप देखो 250 ज़रब 1 करेंगे 250 आ जाएगा, नीचे 10 की ताकत 5 यहाँ आ जाएगा, 10 की ताकत 5 डिवाइडिंग में, ठीक है, यहाँ न्यूटन आ गया, ओवर बटे में आपने लिखा, ये यूँ लिखें। तो सेंटीमीटर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 10, ये 100 इधर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम,
1/100 मीटर, 1/100 मीटर। इसका मतलब ये है कि इस सेंटीमीटर जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर ज़रब, ये 1 सेंटीमीटर जगह ये लिखा है मैंने, दूसरा अलग है उसकी जगह फिर लिखें 1/100 मीटर। समझ लगी? सेंटीमीटर स्क्वायर था, मैंने उसको अलग अलग कर दिया, इससे आसान मैं और नहीं समझा सकता। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको समझाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 तकसीम हो जाएगा इधर आगे, तो सेंटीमीटर बच गया। तो सेंटीमीटर जो क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। ओके जी, आगे देखें ज़रा। अभी यहाँ लिख रहा हूँ, देखें ज़रा, यानी प्रेशर P इज इक्वल टू 250, नीचे क्या है 10 की ताकत 5, यहाँ न्यूटन है, ओवर देखो 250 10 की ताकत 5 न्यूटन बटा 1/100, 1/100, तो 2 जीरो इसके साथ हैं, 2 जीरो 10 की ताकत 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 1/10⁴ स्क्वायर मीटर। ये मीटर और मीटर आपस में ज़रब होंगे तो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर मीटर। ओके, आप देखें बटे के नीचे बटा हो हम उल्टाते हैं, क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, यानी 250 बटा 10 की ताकत 5 ज़रब, उल्टाने से मतलब ये नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे रकम आ जाती है, 10 की ताकत 4 ऊपर और 1 नीचे, यूनिट क्या बचा हुआ है, न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर। समझ गए? ओवर के नीचे ओवर हो, जैसे ये बटा है, फिर ये बड़ा बटा है, फिर नीचे है, तो इसको लिख कर इसको उल्टाना है, उल्टा दिया, 10 की ताकत 4 10 की ताकत 5 से कट जाएगा, P इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू 250 बटा, यहाँ 1 10 बच जाएगा, यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू 25 न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर। तो मेरी बात समझ रहे हैं जी? घबराना नहीं है भी क्या करें जी, कैसे होगा जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। डाइन को न्यूटन में करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर करके खोलना है, उसको तब्दील करके दे देना है। ओके, इसको लिख लें। तो इसी तरह जो है वो आपको, यानी प्रेशर जो है वो किसी और सिस्टम में भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर वो आपसे कह देता है कि भाई 550 जो है पाउंड है, LBS पाउंड पर स्क्वायर इंच है, पर स्क्वायर इंच है। अब इसको तब्दील करें किस में, न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर में तब्दील करें, तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की कि हम कैसे करेंगे, क्या यही क्या मसला है। लिख लें यहाँ प्रेशर P इज इक्वल टू, देखें ज़रा इधर तवज्जो करें, जमशेद, पाउंड पर स्क्वायर इंच। समझ लगी जी? अब आपको मैंने बताया है कि 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 1 पाउंड में न्यूटन कितने होते हैं, हाँ शाबाश, 4.45 न्यूटन होते हैं 1 पाउंड में। पाउंड की जगह यानी इसका मतलब ये होगा कि आप लिखेंगे प्रेशर P इज इक्वल टू 550 ज़रब, पाउंड की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ 4.45 न्यूटन, कन्वर्ट हो गया, मसले ख़त्म हो गया। बटा लिखें, इंच लिखें, इंच चूँकि इंच स्क्वायर है इसलिए कोशिश करें इसको पहले आप अलग अलग कर लें, इंच ज़रब इंच कर लें। समझ लगी जी? अगले स्टेप पे जाएं ज़रा, ये कैलकुलेटर से ज़रब करें, 550 ज़रब 4.45 24.5 2447.5 जो भी आता है, ज़रब आपने खुद करनी है, गलत हो तो वो आप जिम्मेदार हैं, न्यूटन
ओवर, इंच को किस में लेके जाना है, मीटर में। पता हो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? तो ये देखें 1 इंच 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर होते हैं। ये पॉइंट है, 0.0254 मीटर होते हैं 1 इंच में। अब 1 इंच में है तो वो ज़रब कर दें, यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इंच की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, 0.0254 मीटर ज़रब। इस इंच की जगह पर भी लिखना पड़ेगा चूँकि स्क्वायर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यही लिख देते हैं बस, नहीं, वो चूँकि स्क्वायर है इसलिए 0.0254 मीटर। अब ये मीटर ज़रा मीटर आपस में ज़रब खाएंगे तो स्क्वायर मीटर हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में ज़रब खाएंगे। देखो प्रेशर P इज इक्वल टू 2447.5 न्यूटन ओवर, इन दोनों को ज़रब करेंगे जी 0.0000064, आगे एक बता दें और 641 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा जी। अब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे, यानी प्रेशर P इज इक्वल टू 2447.5 जी डिवाइडिंग बाय 0.000641। तो जो जवाब आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर में। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ये हाँ, ये पाउंड पर स्क्वायर इंच को आपने कैसे तब्दील किया है, इसको लिख लें, इसको जल्दी से लिख लें, अपना फरहान लिख लो इसको जी। इसी के साथ अब हम टाइप्स ऑफ प्रेशर की कितनी अक़साम हैं समझ गए। प्रेशर किसे कहते हैं, P से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में कहे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, फार्मूला F/A, यूनिट डिफरेंट, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ वाटर, सारे यूनिट, उनकी आपस में कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई इशू मेरे साथ सामने ले आए, मैं समझाऊंगा कि ऐसा सवाल है जिसकी समझ नहीं आ रही तो ज़रूर ले आएँ। तो अभी हम आपके सामने टाइप्स ऑफ प्रेशर की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले नंबर 1 एब्सोल्यूट प्रेशर, उर्दू में इसको कहते हैं मुतलक प्रेशर, मुतलक दबाव क्या कहते हैं, बहरहाल एब्सोल्यूट प्रेशर नंबर 1। नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अक़साम के नाम लिख रहा हूँ अभी। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 3 गेज प्रेशर, GUAGE, गेज प्रेशर। इसमें गेज प्रेशर में 2 किस्में हैं फिर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, इसमें फिर 2 किस्में हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर, और नंबर 2 नेगेटिव गेज प्रेशर। It is also called, negative gauge pressure is also called vacuum pressure, जिसको हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, यानी गेज प्रेशर का जो नेगेटिव प्रेशर है उसे वैक्यूम प्रेशर। बहरहाल एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक, गेज की फिर 2 किस्में। नंबर 4 स्टैंडर्ड प्रेशर, और नंबर 5 नॉर्मल प्रेशर। कौन सा, नॉर्मल प्रेशर। ये हमारे पास इसकी अक़साम है।
एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक गेज, गेज में पॉजिटिव, नेगेटिव, स्टैंडर्ड और नॉर्मल। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट को डिस्कस करते हैं जी। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के मजमूआ को सम ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। जी यहाँ लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये आपने उसमें भी हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा हुआ है, एब्सोल्यूट प्रेशर। उर्दू में इसको कहते हैं मुतलक प्रेशर, मुतलक दबाव या मुतलक प्रेशर। ठीक है जी। क्या क्या लिखेंगे जी, फ़िज़ाई प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उर्दू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहते हैं, फ़िज़ाई। फ़िज़ाई प्रेशर यानी इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ़िज़ाई प्रेशर और गेज प्रेशर। गेज प्रेशर के मजमूआ को क्या कहते हैं भाई, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इसे किससे ज़ाहिर करते हैं, प्रेशर को P से। प्रेशर को तो आप P से ज़ाहिर करते हैं। एब्सोल्यूट को छोटा सा लिखेंगे नीचे ABS। क्या लिखेंगे, ABS, एब्सोल्यूट प्रेशर, PABS। ओके, इसे PABS से ज़ाहिर करते हैं। PABS से ज़ाहिर करते हैं। सावधानी बात है, यूनिट भी साथ लिख लें। ऐसे ही सिस्टम में इकाई क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर वो प्रेशर की इकाई तो हमें पता है, लिखने की क्या जरूरत है, ये अलग टॉपिक है, अलग डेफिनेशन है, इसलिए ज़रूरी है इसमें अलग से आप लिखें कि इकाई इसकी ये होती है। मैथमेटिकली कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली PABS एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू PATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस PG यानी गेज प्रेशर। आप लिखेंगे यहाँ कि PABS स्टैंड फॉर, उसको बताएंगे, उसे क्या पता PABS से क्या मुराद है, आप उसको बताओ कि सर इससे मुराद एब्सोल्यूट प्रेशर है। क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर जी। फिर उसे बताएं PATM स्टैंड फॉर, PATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी। PG से क्या मुराद है, PG, G स्टैंड फॉर गेज, GUAG, गेज, गेज प्रेशर। समझ गए, फ़िज़ाई प्रेशर और गेज प्रेशर के मजमूए को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। PABS से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में इकाई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। PABS, PATM प्लस PG, इनसे क्या मुराद है वो बता दिया। एक डेफिनेशन इसकी ये है। ओके, दूसरी डेफिनेशन भी इसकी है। एब्सोल्यूट प्रेशर को दो तरह से बयान कर सकते हैं आप। ये देखें, इधर मैं लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये दोबारा दूसरी तारीफ लिखने लगा हूँ, यानी मुतलक दबाव या मुतलक प्रेशर जी। फ़िज़ाई प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर,
वैक्यूम प्रेशर के दरमियान फ़र्क यहाँ मजमूआ है, यहाँ फ़र्क है, के दरमियान फ़र्क जो है वो भी एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। वो भी क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, फिर इधर भी लिखेंगे कि इसे PABS से ज़ाहिर करते हैं, PABS से ज़ाहिर करते हैं। इधर भी बताएंगे ऐसे सिस्टम में इकाई, अगर ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, ऐसे सिस्टम में इकाई न्यूटन ओवर स्क्वायर मीटर होती है। ओके, मैं फिर तफसील से समझाता हूँ आपको। अभी आपको बात समझ नहीं आएगी ये क्या भला है, मैं समझाता हूँ। अभी आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, आगे समझाऊंगा कि ये है क्या भला। तो फ़िज़ाई प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के दरमियान फ़र्क जो है वो भी एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। और मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली फार्मूला क्या होगा? PABS इज इक्वल टू PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस PVAC P वैक्यूम प्रेशर। फिर यहाँ आप लिखेंगे PABS स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, PATM स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PVAC स्टैंड फॉर वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम, ठीक है जी, वैक्यूम प्रेशर। समझ गए? दो डेफिनेशंस हैं, या तो सम एटमॉस्फेरिक का और गेज का। चूँकि गेज के दो प्रेशर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस करेंगे। सही? तो बहरहाल गेज प्रेशर के मजमूए को, एटमॉस्फेरिक और गेज के दोनों का मजमूआ। अब आप इससे पहले इसको समझने से पहले आपको पता हो गेज प्रेशर क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको पता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जब वो समझ लेंगे तो इन दोनों की समझ आ जाएगी। फिर पता हो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वो मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। यानी मैं आपके सामने यहाँ पहले जो है आपको, चूँकि ये एब्सोल्यूट प्रेशर दो प्रेशरों का मजमूआ है, एटमॉस्फेरिक का और गेज का। तो हमें पता ही नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इसका मतलब पता हो। ये देखें, अब मैं पहले इनको डिफाइन करता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी फ़िज़ाई प्रेशर, ये क्या होता है? आप मेरे साथ रहिएगा, टाइम घड़ी पे नहीं देखना क्या टाइम हुआ है, कोई बात नहीं। फ़िज़ाई प्रेशर क्या होता है जी? सतह समंदर पर मौजूद हवा के प्रेशर को, सतह समंदर पर मौजूद हवा के प्रेशर को फ़िज़ाई प्रेशर कहते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ओके, हाँ, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे ज़ाहिर करेंगे? PATM से, PATM से ज़ाहिर करते हैं। PATM से। और ऐसे सिस्टम में यूनिट, ऐसे सिस्टम में इकाई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसको जिस आले से नापते हैं, जिस आला से मैश करते हैं, किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की।
तो मैच करते हैं, उसे बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर एक ऐसा आला है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक होता है, उसे बैरोमीटर कहते हैं। यानी क्या मतलब? मतलब ये कि हम जानते हैं कि हवा जो है वज़न रखती है, हवा का वज़न है। ये अभी हवा मौजूद है लेकिन हम समझ रहे हैं कि ऐसी नहीं, बल्कि इसका वज़न है। वज़न है तो फोर्स है, ठीक है। और फोर्स है तो वो किसी जिस्म पे लग रही है। फोर्स है तो नीचे वो फोर्स लग रही है कहीं ना कहीं। अगर हवा वज़न है, वज़न का मतलब फोर्स है, फोर्स है तो कहीं लग रही है तो प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया। तारीफ़ ये है कि किसी रकबे पर फोर्स लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है हवा का भी प्रेशर होता है, हवा का भी। समझ गए? तो ये हवा हमारे यहाँ मौजूद है, इसका प्रेशर है, इसमें फोर्स है, ये कहीं ना कहीं लगती है। तो उसको चेक करते हैं भी कितनी लग रही है। तो जिस आले से चेक करते हैं उसे बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जो कि हवा के प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें मरकरी होता है, इसमें मरकरी लिक्विड होता है, और वो हवा उस पर फोर्स लगाती है। फिर वो चेक करते हैं कि कितनी फोर्स लगाई और मरकरी कितना ऊपर उठा। हाँ, फिर हम इसलिए कह रहे हैं सतह समंदर पर मौजूद हवा तो हर जगह मौजूद है, यहाँ भी हवा मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, उसके बाहर भी मौजूद है। तो हम ये क्यों नहीं कह रहे? इसलिए कि यहाँ पर हवा का प्रेशर कम ज़्यादा है मीडियम की वजह से। हाँ, मीडियम क्या है? ये कमरा मीडियम है एक किस्म का। हाँ जी, हवा उधर से आती है, इससे टकराती है, प्रेशर कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। हवा का प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं सतह समंदर पर कोई मीडियम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो हवा इक्वल प्रेशर डाल रही है, समझे? तो वहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट किया बैरोमीटर के साथ कि हवा कितना प्रेशर डाल रही है। तो उस जगह पर जो प्रेशर है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया कि हवा में इतना प्रेशर होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो सतह समंदर पर मौजूद हवा के प्रेशर को फ़िज़ाई प्रेशर कहते हैं। PATM से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में कई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, जिस आले से नापते हैं बैरोमीटर। जब उसे नापा गया वहाँ पर कितना था, जब हमने इस आले से नापा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पर, याद रखें, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हवा का प्रेशर है। बैरोमीटर से हवा का स्टैंडर्ड प्रेशर, यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है, स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हवा का कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कम ज़्यादा होता रहता है, समझ गए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने समझ लिया। अब आप गेज प्रेशर समझेंगे, फिर आपको समझ लगेगी कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। देखें ज़रा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वो नहीं मिटा रहा, सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ जो नाम लिखे थे, ठीक है जी? ये नाम तो आपको वैसे ही याद है। तो जब तक आप गेज नहीं समझेंगे गेज प्रेशर क्या होता है, तब तक आपको एब्सोल्यूट समझ नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ गेज प्रेशर। अब देखें, एटमॉस्फेरिक आपने समझ लिया, हवा का जो प्रेशर है। गेज प्रेशर, हाँ, ऐसा प्रेशर जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल का एक इंस्ट्रूमेंट है गेज से मेजर किया जाए या पैमाइश किया जाए। ऐसा प्रेशर जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यानी गेज से मेजर किया जाए, गेज प्रेशर कहलाता है। और याद रखें, गेज प्रेशर को PG से ज़ाहिर करते हैं। किससे? PG से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर भी लिख दें बेशक आप। ऐसे सिस्टम में इकाई, गेज प्रेशर की इकाई क्या होती है?
न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। तो गेज प्रेशर क्या है? जो आपने मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर आप वेल्डिंग शॉप में इस्तेमाल करते हैं, या एसिटिलीन सिलेंडर है, उसके अंदर गैस मौजूद है, तो बाहर छोटी सी आपको मैकेनिकल डिवाइस नज़र आती है, वो क्या है? वो गेज है। उससे जो प्रेशर नाप रहे हैं वो गेज प्रेशर है, अंदर का प्रेशर। समझ लगी? सिलेंडर के अंदर जो गैस मौजूद है उसका कोई ना कोई प्रेशर है, वो प्रेशर आप गेज के साथ नाप रहे हैं। या आपकी हवा भरने वाली टैंकी है, तो हवा भरने वाली टैंकी के ऊपर आप देखते हैं छोटी सी गेज लगी होती है, बंद टैंकी है, ऊपर गेज लगी है, बता रही है कितना प्रेशर है अंदर कितनी फोर्स मौजूद है, पावर यानी फोर्स पॉइंट एरिया जो अंदर मौजूद है हवा, वो कितने प्रेशर के साथ है। तो वो जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बता दिया हवा का प्रेशर है। लेकिन याद रखें, जब डिज़ाइनिंग करेंगे, आप सिलेंडर बनाना चाहते हैं, सिलेंडर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप टैंकी बनाना चाहते हैं हवा वाली, देन आप एब्सोल्यूट प्रेशर देखेंगे। तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का मजमुआ। सिर्फ ये नहीं देखना बनाते हुए कि अंदर कितना प्रेशर बर्दाश्त करेगा, ये भी देखना है कि इसके ऊपर हवा का प्रेशर कितना पड़ेगा बाहर से। तो सिलेंडर को डिज़ाइन करने के लिए फिर वो दोनों प्रेशर जमा करता है कि हमें अंदर इतने मेगा पास्कल चाहिए जो हमें अंदर स्टोर करना है, बाहर से हवा भी इस पर प्रेशर डाल रही है सिलेंडर पर, वो भी इफेक्टेड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिज़ाइनिंग में हम एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं और उसमें दोनों को सम करते हैं, एटमॉस्फेरिक का और गेज का। जो हमें गेज पे चाहिए वो, और जो बाहर का हवा का प्रेशर है, वहाँ उस जगह पर 760 सतह समंदर पर है। यहाँ कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो 765 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 770 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बढ़ रहा है। कम हो रहा है तो 760 से नीचे 755 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। अगर तो 760 से बढ़ रहा है तो वो गेज प्रेशर होगा, याद रखें। यानी आपके जो सिलेंडर में गैस है, सिलेंडर में जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो हवा के प्रेशर से ज़्यादा है, हवा के प्रेशर से ज़्यादा है। इसलिए आप सिलेंडर खोलते हैं तो गैस बाहर निकलती है, यानी उसका प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए हवा में कम है। तो वो 760 हवा में है और आपके नीचे जो सिलेंडर में वो ज़्यादा है। समझ लगी? और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा हो, वैक्यूम क्रिएट क्या हो, वो क्या होता है वो बताता हूँ। गेज प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो, मैं दोबारा उसी पे फिर आऊँगा, ऐसा प्रेशर जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट गेज से मेजर किया जाए, गेज प्रेशर कहलाता है, पीजी से जाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में कई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। इसकी दो अक़साम है, इसकी दो अक़साम है। नंबर 1 पॉजिटिव गेज प्रेशर। कौन सा? पॉजिटिव गेज प्रेशर, ये एक किस्म है पॉजिटिव गेज प्रेशर। नंबर 2 नेगेटिव गेज प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी हवा का 760 है और 760 से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है। 765 मिलीमीटर मरकरी, 770 मिलीमीटर, यानी हम कहते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या होगा। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, कहते हैं तो डेफिनेशन लिख देते हैं। एबव यानी एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब प्रेशर ऊपर जाता है, 760 है ना एटमॉस्फेरिक, उससे ऊपर जब जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। अगर वो ऊपर जा रहा है, सिलेंडर में टैंकी में हवा के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए वो अगली जगह डिलीवर होता है, वरना नहीं होगा। अगर 760 से ऊपर है तो पॉजिटिव गेज प्रेशर है, 760 से नीचे है तो नेगेटिव गेज प्रेशर है। अगर तो 760 से ऊपर है, फिर एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे? एटमॉस्फेरिक जमा गेज। अगर वो नीचे है तो 760 माइनस करेंगे वो जितना नीचे है, समझे? तो इसलिए दो, यानी आप जब एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करते हैं तो आप दो उनके फैक्टर सामने रखते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से कितना लग रहा है, अंदर उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इसी तरह आपको यानी पॉजिटिव गेज प्रेशर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसा प्रेशर जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर हो, लिख सकते हैं। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg से ऊपर जो प्रेशर गेज से नापा जा रहा हो। गेज ज़रूरी है, मेजर किया जाए। तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या कहेंगे, पॉजिटिव गेज प्रेशर। कहलाता है। मसलन मिसाल देंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर की, मसलन 765 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर है, 760 से ऊपर है जी। अगली नेगेटिव गेज प्रेशर क्या है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे जो प्रेशर गेज से मेजर किया जाए, गेज से क्या किया जाए, मेजर किया जाए, क्या कहलाता है, नेगेटिव गेज प्रेशर। और इसकी मिसाल कितना प्रेशर, मसलन 755 फर्ज कर लें, 755 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 760 से नीचे, 765 पॉजिटिव गेज, 755 नेगेटिव। इससे जो है वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। अब ये बात समझें, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। वैक्यूम का मतलब है जैसे आप इस कमरे से हवा को निकाल लें, इस कमरे को हवा को निकाल दें, यानी ऐसे आप इसको मतलब बंद करें, हर तरफ से हवा इसे निकल जाए, फिर इस कमरे को खोलें तो एकदम बाहर की चीज़ें अंदर आना शुरू हो जाएंगी। वैक्यूम का मतलब है जैसे हम सांस लेते हैं तो जहाँ वैक्यूम प्रेशर होता है वहाँ चीज़ें खिंच के अंदर चली जाती हैं, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। हाँ, वैक्यूम क्रिएट होता है, बंदूक को भी हवा खींच के अंदर, यानी अभी यहाँ भी 760 मिलीमीटर है, वहाँ भी 760 मिलीमीटर है, इसलिए हम यहाँ हैं। अगर यहाँ का प्रेशर 760 से नीचे आ जाए, यानी 760 750 और नीचे आ जाए और बाहर का 760 हो, तो ये वो बाहर वाली हवा हमें ऐसे खींच लेगी, पूरे बंदे को खींच लेगी ऐसे अंदर। वैक्यूम का मतलब है डिफरेंस हो जाएगा यानी प्रेशर का। अच्छा, इसकी एक और मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ, ये जो छपकली फिरती है ना दीवारों पर, छपकली, ये इसकी अल्लाह ने बॉडी ऐसे बनाई है, इसके अंदर ऐसे खला है, तो वो ऐसे जब बैठती है उसके दीवार, हालांकि दीवार से कैसे लगती है, वो दीवार के साथ ऐसे कैसे फिर रही है, वो गिरती क्यों नहीं, पंजे को क्या मतलब, दीवार तो प्लेन है। ड्यू टू वैक्यूम प्रेशर, अंदर उसका वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पिछला प्रेशर उसके ऊपर दबाव लगाता है, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, अंदर उसके अंदर की बॉडी ऐसे है, वो अंदर से वैक्यूम क्रिएट कर लेती है, तो ऐसे वो खिंची रहती है अपने साथ, दीवार से जुड़ी रहती है। वैक्यूम का मतलब प्रेशर कम होगा, दूसरी चीज़ खिंची रहेगी। सांस जैसे लेते हैं, सांस ऐसे नीचे से चीज़ खींचनी है, ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं आप, नलके से आप पानी निकाल रहे हैं, तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसलिए पानी निकलता है, वरना ना निकले। आपने देखा होगा आपका जो हैंड पंप है, नल का जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, वो कभी कभी पानी छोड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इसका क्यों मसला है, क्या मसला है, आप कहते हैं इसके नीचे एक वॉल लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है, लीक हो गया है। क्या मतलब लीक हो गया है, लीक होने का मतलब उसका जो पानी होता है ना एक सतह पे, वो नीचे चला जाता है। पानी नीचे जैसे जाता है तो अब आप यानी हैंड पंप का वो हाथ से चला रहे हैं नल का, लेकिन बाहर हवा आ रही है, क्या आ रही है, पानी नहीं आ रहा। क्या वजह हुई, वो नीचे इसके एक वॉल लगा हुआ है जो कि एक सील के तौर पर काम कर रहा है,
सील के तौर पर, उसके ऊपर पानी है। जैसे आप हैंड पंप ऐसे नीचे करते हैं तो आपका वो जो नीचे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वाल और डब्बी वगैरह, तो वो ऊपर की तरफ आती है। ऊपर आती है तो वो ऊपर वाले पानी को बाहर निकाल देती है, और इसी दौरान वो नीचे वाले पानी को नीचे से सक कर लेती है। नीचे हवा की गैर मौजूदगी है, वैक्यूम की वजह से वो पानी ऐसे खींचा हुआ आ रहा है, क्योंकि हवा नहीं है उसमें, ऊपर पानी है। जब वो आपका वाल लीक हो गया तो बाहर से हवा अंदर चली गई, हवा चली गई, वो डब्बी के अंदर चली गई। आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन वो हवा को खींच के बाहर फेंक रहा है, वो पानी को नहीं खींच रहा। तो ड्यू टू वैक्यूम की वजह से आप नीचे से पानी को खींच रहे हैं। फिर वो अंदर छोटा सा जगना लगा होता है, जिसे हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको, छोटा सा अंदर जो दरमियान में, डब्बी के दरमियान में लगा होता है, वो ऊपर नीचे स्लाइड करता है। वो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो नीचे बैठा, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे से पानी उसमें से गुजर कर ऊपर आ जाता है। तो एब्सेंस ऑफ एयर यानी हवा की गैर मौजूदगी से जो चीज़ है उसे वैक्यूम कहते हैं। हवा की गैर मौजूदगी, जहाँ हवा की गैर मौजूदगी होगी चीज़ें खिंची हुई आ जाएंगी नीचे से। आपका ट्यूबवेल चल रहा है, ट्यूबवेल से पानी ज़मीन से कैसे खिंचा हुआ आ रहा है, सोचें क्या हो रहा है, उसमें यही सिस्टम हो रहा है। वाल लगे हुए हैं नीचे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट होने से पानी को खींच रहा है वो, यानी वैक्यूम क्रिएट होता है, चीज़ें खिंची चली आती हैं बाहर से अंदर ऐसे 1 मिनट में। बड़े बड़े हापर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको खींचना हो, हाँ वहाँ वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वो खींच लेते हैं चीज़ों को। तो वहाँ नेगेटिव प्रेशर शुरू हो जाता है। क्या है वो? नेगेटिव प्रेशर है। अगर आपने सिलेंडर डिज़ाइन करना है जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर का इस्तेमाल है, तो देन एब्सोल्यूट प्रेशर ऐसे फाइंड करेंगे। और जहाँ सिलेंडर डिज़ाइन करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर चेक करना है एटमॉस्फेरिक, और वहाँ उसको हमने अंडर वैक्यूम इस्तेमाल करना है। फिर उसको हम माइनस वैक्यूम पी वैक्यूम करके उससे निकाल लेंगे कि ये कितना हमारा नेगेटिव में चला गया है, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। समझे? तो अगेन यानी ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से, यानी मैं दोबारा से सुन लें, फ़िज़ाई प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक और गेज प्रेशर के मजमूआ को मैंने समझा दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है, उन दोनों के जमा को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या है वो मैंने समझा दिया है। एब्सेंस ऑफ एयर यानी 760 मिलीमीटर मरकरी से नीचे जैसे ही प्रेशर जाएगा एब्सेंस ऑफ एयर होना शुरू हो जाएगी। तो अब अगर वो है तो वहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता दिया, PATM। और इसी तरह आगे है, और नीचे मैंने लिखा था स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर, तो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। इसको लिख लें जी। इसके बाद आपका जो लास्ट रह रहा है वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर। तो बहरहाल इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं आपके सामने। स्टैंडर्ड प्रेशर यानी ये जस्ट वैल्यू पूछता है वो, स्टैंडर्ड प्रेशर कितनी वैल्यू होती है। इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो हम कहते हैं ऐसा प्रेशर जिसे मयार के तौर पर, यानी स्टैंडर्ड के तौर पर, मयार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ऐसा प्रेशर जिसे मयार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है। और याद रखें इसकी वैल्यू यानी स्टैंडर्ड प्रेशर की मकदार जी, इसकी मकदार 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होती है। ठीक है जी, बस ये इतना सा बताना है। ऐसा प्रेशर जिसे हम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। इसकी मकदार 760 मिलीमीटर मरकरी है। और इसी तरह दूसरा है हमारे पास नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर इसको भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा प्रेशर जी
ऐसा प्रेशर जिसे नॉर्मल हालात में इस्तेमाल किया जाए, जिसे नॉर्मल हालात में इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मल प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल प्रेशर कहलाता है। और याद रखें इसकी मिकदार भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही ली जाती है, नॉर्मल भी और स्टैंडर्ड भी। ठीक है जी। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए दिया है कि एक सवाल इम्तिहान में आ जाता है अक्सर, वो ये आता है कि एनटीपी और एसटीपी से क्या मुराद है, ये आता है। एनटीपी और एसटीपी से क्या मुराद है, ये सवाल अक्सर आता है, इसलिए मैंने ये बताया। सो आप समझ जाएंगे एनटीपी से क्या मुराद है। एन से मुराद है नॉर्मल, टी से मुराद है टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, और पी से मुराद है प्रेशर, यानी एंड लिखकर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी से ये मुराद है। फिर आप लिखेंगे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर इज इक्वल टू, फिर आप साथ ही बता देंगे नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। ठीक है जी। तो नॉर्मल टेम्परेचर याद रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड में, और प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, नॉर्मल प्रेशर। इसी तरह एसटीपी से भी आप उसको बता देंगे। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर आप बता देंगे उसको कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो तो 760 ही होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी और एसटीपी। ये अक्सर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एनटीपी और एसटीपी से क्या मुराद है। तो आप बताएंगे एनटीपी से मुराद नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि नॉर्मल प्रेशर 760। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब मशीनें बनती हैं, मशीनें ऐसी सेंसिटिव मशीनें होती हैं, हसास, जैसा कि क्वालिटी कंट्रोलर की, यानी एक CMM मशीन है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, बहुत सेंसिटिव है, यानी माइक्रोन के अंदर वो जो है मेजरमेंट करती है। तो उसे एक आपने देखा होगा, आप अक्सर विजिट पे आप कहीं गए होंगे, तो आप किसी यानी क्वालिटी लैब में जाएं तो उसमें उन्होंने AC लगाए होते हैं अंदर। क्वालिटी लैब में आप इंटर होते ही AC लगे हुए हैं, तो बंदा हैरान होता है कि बंदों के लिए AC नहीं है, जहाँ बंदे काम कर रहे हैं वहाँ AC नहीं लगे हुए, वहाँ तो गर्मी है, जहाँ मशीनें लगी हैं वहाँ AC लगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मशीनों के लिए लगा, वो मशीनों का स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए है। हाँ, यानी कुछ मशीनें हमारी ऐसी हैं कि हीट अप करने से फैल जाती हैं। वैसे भी मटेरियल के अंदर ये खूबी है, खुसूसियत है मटेरियल लोहे में, कि उसे हीट मिले तो वो फैल जाता है, और अगर उसे ठंडक मिले तो वो सुकड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए यानी ऐसी मशीनें जो बिल्कुल प्रिसाइज मशीनें हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही पे मैच करती हैं, तो उन्हें हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर देना पड़ता है, और वो हर वक्त मेंटेन रखना पड़ता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो हम उस मशीन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर में रखेंगे 15 डिग्री से, इसलिए उसके लिए AC लगा हुआ है। अगर उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उसकी पैमाइश में गलतियाँ शुरू हो जाती हैं, चीज़ें फैलना और सुगड़ना शुरू हो जाती हैं। समझ गए। इसलिए आपको पता हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 0 है, फ़ारेनहाइट में 32 है, केल्विन में 273 है। मतलब वो आपको टॉपिक मेरे ख्याल में अभी तक नहीं पढ़ाया, टेम्परेचर स्केल वाला। चलें, वो दूसरी क्लास को तो पढ़ा दिया। चलो बहरहाल ये आप समझ लें, NTP और STP
और यहाँ तक आप इसको लिख लें और जहन नशीन कर लें, बार बार लिखें, समझें, पढ़ें। अगर आपके पास कोई इशू है प्रेशर से रेलिवेंट तो आप मेरे साथ रब्ता करें, ठीक है। इसके साथ मुझे एक बात यहाँ जहन में आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे डिस्कस कर दूँ। अक्सर ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि प्रेशर और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, प्रेशर और वेलोसिटी में आपस में क्या ताल्लुक़ है, प्रेशर के बढ़ने से वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, ये पूछता है वो। तो अक्सर हमारा जहन ये बना होता है कि हमारा, जैसे आप पाइप से छिड़काव कर रहे हैं ना पानी का, आप आगे से उसको पकड़ते हैं तो आप कहते हैं इसका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर, हालांकि प्रेशर नहीं बढ़ा बल्कि वेलोसिटी बढ़ गई है। तो इसलिए ये बात याद रख लें, क्योंकि प्रेशर से रेलिवेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेशर जो है P जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, समझे। यानी अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसके अपोजिट क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये अक्सर इंटरव्यूज़ में ये अक्सर सवाल पूछते हैं। और इसी तरह अगर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा यानी कम होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके अल्टरनेटिव यानी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। मेरी बात समझे। यानी ये स्पीड से चीज़ का जाना ये प्रेशर नहीं है। मैंने आपको मिसाल दिया, पाइप ऐसे पकड़ा, पहले पानी यहाँ गिर रहा था, फिर वो वहाँ पहुँच गया। इट मीन्स इसका आतिफ पता है इसका पहले, तो फिर उधर मेरी तरफ नहीं देख रहे, वो तो बाद में लिख लेना। पाइप को पकड़ा ऐसे, वो पानी वहाँ दूर चला गया, हम कहते हैं प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ा, इसका फासला बढ़ गया है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ गई है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो पानी आपका पहले इतना सा आ रहा था, यहाँ गिर रहा था, तो उसकी फोर्स ज़्यादा थी, और जब आपने ऐसे किया तो पानी तो कम हो गया, पानी कम हो गया, उसकी फोर्स कम हो गई। तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज, ये आपस में यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी, प्रेशर और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। V स्टैंड फॉर यहाँ क्या है, P स्टैंड फॉर प्रेशर, ये ना हो बाद में आप आ जाए और V से मुराद आप वॉल्यूम समझ रहे हो। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। ओके, प्रेशर और वेलोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, सवाल पूछता है, तो आप कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मिसाल मैंने आपको समझाई है, ट्यूबवेल में से पानी निकल रहा है, ट्यूबवेल में से पानी निकल, उसके पाइप का ये साइज़ है, ठीक है, उसमें से पानी निकल रहा है, पाइप का साइज़ छोटा कर दिया, पाइप का साइज़ क्या कर दिया, छोटा कर दिया, पानी निकल रहा है, लेकिन पानी की स्पीड तेज़ हो जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, उसकी फोर्स यानी पानी की जो क्वांटिटी है ना वो उसमें कम हो जाती है, कम होगी तो नीचे गिरेगा कहीं लगेगा तो उसके ऊपर उसका जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो कम हो जाएगा। समझ लगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और ये भी जहन में रख लें, क्योंकि फार्मूला आपके सामने आ चुका है, यानी वो आपसे पूछ सकता है, यानी P = F/A, आपने फार्मूला सीख लिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक है, एरिया के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, ये पूछेगा। एरिया के कम होने से प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपने क्या कहना, एरिया बढ़ जाए, अगर पहले इतना पाइप था, इतना बड़ा पाइप लगा दिया, एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो क्या ख्याल है, फोर्स भी बढ़ेगी ना, पानी भी ज़्यादा निकलेगा, तो एरिया के बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा, एरिया के कम होने से प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपस में एरिया और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहरहाल ये एक वैसे ही टॉपिक था। तो आपने इस लेक्चर में प्रेशर क्या है, उसे किससे ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट क्या है और उसका फार्मूला क्या है, और उसके यूनिट्स और क्या क्या हो सकते हैं, और उनके आपस में कन्वर्जन क्या है, और इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं, एब्सोल्यूट, हाँ जी, गेज प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, फिर उनका आपस में ताल्लुक़, समझे।
तो अभी आपने इससे यानी मतलब इससे नेक्स्ट लेक्चर में यानी अगले उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे जमा करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो उसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं, इंशाल्लाह वो करवा देंगे। ओके, हाँ, राइट डाउन प्लीज़। थैंक यू सो मच।